Hello, my dear friends and dear students. Welcome back to our channel English with NK Prajapat. Today, in this video, we are going to clear the first poem of class 10th Rajasthan board subject English, and the name of poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई जो फर्स्ट पोइम है क्लास 10th की, उसका जो नाम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। और इस पोइम का जो हिंदी मीनिंग है वो है बर्फ के कण। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी पोइम का मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, और ये पोइम किसके बारे में है, क्या बताना चाहते हैं लेखक हमें, ये सब इस पोइम में हम क्लियरली डिस्कस कर लेंगे स्पष्ट रूप से, और आपको बिल्कुल आसानी से ये क्लियर हो जाएगी। तो आपको अगर ये पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो क्लास 10th में हैं, लाइक करके और कमेंट करके आप मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी। अबाउट द पोइट, सबसे पहले इस कवि के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लेखक थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ न्यूमरस पोइट्री कलेक्शन। उन्होंने खूब सारे जो कविताओं के कलेक्शन लिखे। ही इज़ नाउन फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शन, और उन्हें जो हैं वास्तविक डेपिक्शन वर्णन के लिए जाना जाता है। ऐसी पोइम्स लिखते थे वास्तविकता पर आधारित। अब इस कविता का इंट्रोडक्शन। द पोइम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ए सिंपल एंड शॉर्ट पोइम। ये जो कविता है एक सिंपल है और छोटी कविता है। यट विथ अ डीपर एंड लार्ज मीनिंग, फिर भी इसमें एक गहरा और बड़ा मीनिंग है, अर्थ है इस पोइम में। दिस पोइम टेल्स दैट, ये कविता हमें बताती हैं, इवन ए सिंपल मूवमेंट, के एक सरल या बिल्कुल छोटा सा मूवमेंट भी, असाधारण मूवमेंट भी, पल भी हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस, उसमें बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यानी जो हमें कोई साधारण पल दिखता है, समय दिखता है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पोइम एंड एक्सप्लेनेशन, ये जो पोइम की लाइन्स हैं, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, ये जो फर्स्ट 4 लाइन हैं उसका हम पूरा जो है मीनिंग, उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। और डिफ़िकल्ट वर्ड जो इस 4 लाइनों में वो हैं, एक तो सुख, जो यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है, सुख का मतलब होता है सेक, यानी हिलाना। ठीक है, और दूसरा जो हेमलॉक जो ट्री का नाम आया है, वो एक पॉइजनस ट्री है, यानी एक जहरीला पौधा है, उसके बारे में, पेड़ के बारे में बात की गई है। विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं, वो पेड़ जो इस कविता में जिक्र किया गया है, जिसे धतूरे का पेड़ भी, पौधा भी कह सकते हैं। ओके, तो लेखक की क्या मनोदशा है, और ये पेड़ जो है उसका जिक्र क्यों आया है, एक कौवे का जिक्र क्यों आया है, ये सब देखते हैं। इन दिस लाइन द पोइट इज टॉकिंग अबाउट विंटर्स डे। इसमें कवि जो हैं सर्दियों के दिनों की बात कर रहा है, सर्दी का समय है। व्हेन ऑल द ट्री टॉप्स वर कवर्ड, जब सभी पेड़ के जो ऊपरी भाग, पत्तियां हैं, वो बर्फ से, स्नोफ्लेक्स, बर्फ से ढक गई थी। यानी ये सर्दी का मौसम है और उस समय की ये कविता है, क्योंकि पूरा जो पेड़ है वो बर्फ से ढका हुआ है। द पोइट इज़ इन बेड मूड। अब जब कवि इस पोइम को लिख रहा है, ये लाइन बोल रहा है, तो उसका जो मूड है, मनोदशा है, वो बहुत ही बुरी है, मतलब उस अच्छा मूड नहीं है। एंड वॉकिंग बाय द ट्री, और पेड़ के आसपास बैठा है, वहाँ चल रहा है, और वो पेड़ है अ हेमलॉक ट्री, दतूरे का पेड़। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, ये एक जहरीला पौधा है। और उसी समय अ क्रो केम, एक कौवा वहाँ आता है, एंड सेट डाउन ऑन दिस ट्री, उस पेड़ पर बैठता है सडनली। एंड बिकॉज ऑफ सडन मोशन, जब वो कौवा वहाँ पर बैठता है अचानक, तो उसकी गति से, हिलने से, मास ऑफ स्नोफ्लेक्स, तो कुछ बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, मास जो टुकड़े हैं, बर्फ़ के ठोस पदार्थ हैं, फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, फेल डाउन ऑन द पोइट, वो कवि पर, नीचे जो बैठा था कवि, उस पर गिरे। दिस शॉवर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, और ये बर्फ के कणों की जो बरसात हुई, बौछार हुई, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक के पेड़ से,
इज एविडेंटली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, वो ही इस कविता के जो विषय वस्तु है मुख्य। ठीक है, अब इस चारों लाइन को मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। द वे, जिस तरीके से, अ क्रो, एक कोवे ने, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, और नीचे लेखक उसके नीचे बैठा है, ठीक है, तो सुख, उस कोवे ने सुख हिलाकर डाउन, नीचे गिरा दिया, ऑन मी, मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, इस पेड़ से। ठीक है, तो ये बताना चाहता है, यानी लेखक उदास बैठा है, ये कैसे पता चलेगा, अगली 4 लाइनों में हमें क्लियर हो जाएगा। फिर है 4 लाइन, हैज़ गिवन माई हर्ट, अब वो पेड़ से जब बर्फ के कण नीचे गिरे, लेखक के सिर पर ऊपर गिरे, तो उस बर्फ के कणों का गिरना जो वो पल था, हमने कविता के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि छोटा सा पल भी आदमी की मनोदशा को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर जो ये बर्फ के कण लेखक पर गिरे, तो उसका जो मूड था, उसका जो हृदय था, उसमें अ चेंज ऑफ मूड, उसकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड, और लेखक ने बचा लिया, सम पार्ट, कुछ भाग, ऑफ डे, उस दिन का, आई हैड र्यूड, जिसे वह नष्ट कर चुका था। यानी यहाँ से पता चलता है कि लेखक का जो मूड है वो सही नहीं है, वो दुखी हैं, परेशान हैं, डिस्ट्रेस हैं, सैड हैं, तो वो अपना दुख भुलाने के लिए, अपनी परेशानी भुलाने के लिए ऐसे ही एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है, और वहाँ पर अचानक एक कौवा आकर उसकी पेड़ पर बैठता है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, और वहाँ से बर्फ़ के कण जो नीचे कवि पर, लेखक पर गिरते हैं। तो इसके कारण से वो जो पल था बर्फ़ के कणों का गिरना लेखक पर, उस पल ने उस लेखक की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, और उसने अपने पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया, और उसने जो भी दिन बचा हुआ था, शेष था, उसने उसको यूजफुल बनाने का प्रयास किया कि अब जो बचा हुआ दिन है वो मैं पूरा करूँगा। जो लास्ट 4 लाइन थी उसमें जो र्यूड है, रिग्रेट, दुखी होना, पछताना, सबसे लास्ट वाला सेव्ड, यानी टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम द लॉस और हार्म, यानी हानि या नुकसान से किसी चीज़ को, थोड़े चीज़ को बचा लेना। ठीक है, फॉर रीजन्स अननाउन, किसी अनजान कारण से, द पोइट वॉज इन बैड मूड, वो कवि जो था वो बुरे दुखी था, मूड उसका अच्छा नहीं था। ये देखो दोनों चारों ही लाइनों की जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी चल रही हैं, क्लास 10th में एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, और उसकी व्याख्या भी करनी है, तो चारों लाइन के ऊपर आ गई, ये 4 लाइन के नीचे, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी नोट करके याद कर सकते हो अपनी क्लासों के लिए। बट द सोवर ऑफ डस्ट, लेकिन जो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण की सोवर जो थी, लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, उसने उसकी मनोदशा को लिफ्टेड, चेंज कर दिया। ही हैड वेस्टेड हिज डे, और उसने अपना दिन बर्बाद किया, बीइंग इन गुड बैड मूड, बुरे मनोदशा में। बट सम पार्ट ऑफ हिज डे वॉज सेव्ड, लेकिन उस दिन का कुछ भाग वॉज सेव्ड, बचा लिया गया, बाय द क्रो, उस कोए के द्वारा, एंड द हेमलॉक ट्री, उस पेड़ के द्वारा, वहीं पर बैठा था, वहीं पर उसकी मनोदशा परिवर्तित हुई। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड अ नेगेटिव रेफरेंस, यहाँ पर जो हेमलॉक का पेड़ और वो जो कोआ है उसको नेगेटिव रेफरेंस में बताया गया है, बट द पोइट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स, लेकिन लेखक ने उन दोनों ही चीज़ों को एक अशुभ पोर्ट्रे को सुंदरता से सामने बताया है, यानी जो धतूरे का बीज जो जहरीला होता है तो अशुभ, कोआ भी अशुभ, तो उन दोनों चीज़ों को लेखक ने बड़े ही सुंदरता से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कैन ब्रिंग, कि कोई भी अशुभ चीज़ भी हमारे जीवन में जॉय ला सकती है, हैप्पीनेस ला सकती है। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजन अस टू ब्लेस। ठीक है, जो भी चीज़ हमें प्रकृति देती है उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और उन छोटी चीज़ों के लिए हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। ये नीचे लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, ये जो पूरी पोइम है उसकी राइम स्केम जो है ABAD CD इस तरह से राइम स्कीम है, और एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार का उपयोग हुआ इन लाइनों में, और एसोनेंस जिसमें
स्वरों की पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पर इस लाइन में हुआ है शुक डाउन ऑन मी, ठीक है। फिर एंजामेंट लिखा हुआ है इस लाइनों में, ठीक है, इस तरह से यूज हुआ है। फिर इस पूरी पोइम की मैं आपको समरी यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आप सवाल अगर याद कर लोगे, समरी आपको पता होगी, तो आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। द पोइम डस्ट ऑफ स्नो टेल्स अस अबाउट द क्यूरेटिव पावर ऑफ नेचर। ये कविता हमें प्रकृति की शक्ति के बारे में बताता है। नेचर हैज़ द क्योर फॉर एवरीथिंग वेदर इट इज़ बैड मूड और इलनेस। प्रकृति के पास सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो बुरे मूड में हो या बीमार हो। द पोइट इज़ गोइंग थ्रू वन सच बैड डे। और कवि का भी एक ऐसा ही बुरा दिन जाने वाला था। व्हेन अ क्रो सडनली सुक डाउन ऑन हिम डस्ट ऑफ स्नो। तब अचानक एक कौवे ने उस पेड़ से बर्फ के कण लेखक पर गिरा दिए। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर। और उस बर्फ ने लेखक को तुरंत जो है खुश कर दिया, उसे दुखी से खुश कर दिया। एंड द नेचर मेड हिम रियलाइज दैट। और प्रकृति ने उसे महसूस कराया दैट हिज प्रॉब्लम आर पिटी, कि उसकी समस्याएं बहुत ही छोटी हैं। ही शुड नॉट वेस्ट हिज डे लाइक दिस। और उसे अपना दिन जो है इस प्रकार से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। द क्रो यूजुअली सिम्बोलाइज बैड ओमेन। हालांकि जो कौवे जो हैं उसको बुरे प्रतीक के रूप में अशुभ माना जाता है। सिंस द क्रो इज़ नॉट रिलेटेड टू गुडविल, क्योंकि कौवे जो होते हैं उसको अच्छाई से नहीं जोड़ा जाता है। इट इज़ आयरोनिकल, ये व्यंग्य है। दैट इन दिस पोइम, के इस कविता में, ही डिड एन ऑनेस्ट डीड, उसने एक ईमानदारी भरा कार्य किया। बाय शेकिंग ऑफ द स्नो, बर्फ को हिलाकर कौवे ने एक शुभ काम किया है। द पोइट चोज द हेमलॉक ट्री। और कवि ने इस कविता में हेमलॉक पेड़ को ही चुना, विच इज़ रिलेटेड टू पॉइजन एंड टॉक्सिटी, जो जहर या नशीले पदार्थ से जुड़ा हुआ पौधा है। ऐसे ही पेड़ को, ऐसे ही पक्षी को चुना जो अशुभ है। फिर भी कवि ये कहना चाहता है कि प्रकृति की जो अशुभ चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए खुशियाँ ला सकती हैं। द एल्यूरिंग स्नो दैट अडोन द पॉइजनस हेमलॉक ट्रीज ब्रांचेज इज सेकंड ऑफ बाय अ स्कैरिको क्रो। एक जो ऐसा क्रो जो अशुभ माना जाता है, उसके द्वारा उस हेमलॉक के, जो जहरीला हेमलॉक का पेड़ है, वहाँ से बर्फ गिराया जाता है। द क्रो थ्रोज द स्नो ऑन द पोइट। कौवे ने बर्फ के कणों को कवि पर गिरा दिया। द फील ऑफ स्नो, और बर्फ के कणों का गिरना महसूस करना, चेंज हिज मूड, कवि का मूड जो है चेंज हो जाता है। ही डिसाइड टू फॉरगेट द रिग्रेट ऑफ हिज लाइफ एंड फॉलो द पाथ ऑफ हीलिंग ऑफ हिज इनर साउल। और उसने फिर अपने दिन जो बर्बाद हो रहा था, दुखी था, उसको भुला दिया और अपने अंतर्मन से उसने ये कहा कि अब मैं जो मेरा अपना बचा हुआ दिन है वो मैं पूरी तरह से यूज करूँगा। और लास्ट जो लाइन है उसमें बताया गया है द पोइम कन्वेज द मैसेज। अच्छा लाइन है कि कवि जो हैं, इस कविता में जो एक मैसेज दिया गया है सकारात्मक। इट टेल्स अस दैट, ये हमें बताता है कि इफ़ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली, अगर हम किसी चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे अपने जीवन में, सिचुएशन या किसी स्थितियों को, डू चेंज फॉर बेटर, तो हम उसे बेहतर तरीके से परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। द पोइम टीचेज अस दैट, कवि हमें बताता है कि एवरी स्मॉल एक्ट, प्रत्येक छोटा सा छोटा कार्य हमारे जीवन में, कैन इल्यूमिनेट आवर सोल और मोटिव अस टू बेटर, वो हमारे लिए जो है मोटिव बन सकता है, यानी प्रेरणात्मक बन सकता है बेहतर करने के लिए। ओके। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये पोइम पूरी समझ में आई होगी। आप अच्छी तरह से 2-3 बार वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।